हेलो गाइस, ध्यान देते बहुत बढ़िया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अभी हम, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपकी 11th स्टैंडर्ड में पहले नंबर पे दिया हुआ चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही आपको सजेस्ट करता है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम अभी गाइस पढ़ने जा रहे हैं। जिनके अंदर कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं ये अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपके पास 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक होगा नए सिलेबस का, स्टेट बोर्ड का, तो वो खोल के रखिए अपने सामने, फिर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए गाइस शुरू करने जा रहे हैं अभी हम सबसे पहले चैप्टर हमारा, जिसका नाम है सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के अंदर जो नॉलेज हम गेन करने वाले हैं वो आगे आने वाले हर एक चैप्टर के अंदर हमें काम में आने वाला है। सबसे पहले चैप्टर का जो टाइटल है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से जो नया टर्म है वो है केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है इस बात को पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख ही रखा है, केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो उसको बोलना भाई केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसे मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं गाइस। तो इसी मैटर का स्टडी करते हैं। मैटर के अंदर क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों जो स्टेट है, ये तीनों स्टेट मैटर के अंदर आती है। मतलब दुनिया की हर एक चीज ऑलमोस्ट मैटर के अंदर आती है। तो मैटर का स्टडी करना मतलब केमिस्ट्री पढ़ना। मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना मतलब केमिस्ट्री पढ़ना। मैटर की फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पढ़ना अंडर डिफरेंट कंडीशन मतलब केमिस्ट्री पढ़ना है। तो गाइज आपको किसी ने पूछा व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बोलना केमिस्ट्री मतलब मैटर का स्टडी होता है जिसके अंदर मैटर की हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, और साथ ही में गाइज मैटर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को अंडर डिफरेंट कंडीशंस भी हम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन सीधा सीधा बोल देना, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो कहेंगे केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट ऑकर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उनका भी स्टडी करना मतलब आपका केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग चीजें हम डिस्कस करते हैं। इसी केमिस्ट्री को हम बेसिकली मेनली क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में, जिसमें आती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री, चौथा आता है बायो केमिस्ट्री और पांचवा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री इन 5 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई हो रहा है। कौन से गाइस एक बार बता देना। एक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। मेनली देखो ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th-12th के अंदर अपने को काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों। फिर उसके बाद आपकी आती है बायोकेमिस्ट्री, जो ज्यादा है नहीं अपने सिलेबस में, थोड़ा बहुत दिया है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री ये भी काफी कम दिया हुआ हमारे सिलेबस में, लेकिन ज्यादा मोटे मोटे तौर पर जो हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ने के लिए हमें दिया है वो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अगर मान लो हमारे जितने भी चैप्टर है 12th के, वो 12th के चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। मतलब कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। बायो केमिस्ट्री से बहुत ही कम और एनालिटिकल से भी बहुत ही कम चैप्टर अपने को दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले अभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लासिफाई होता है 5 अलग अलग ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, जिसको हमने देखा, जिसमें से पहली ब्रांच है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अभी अगर गाइस कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बोल देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी होता है, किसका स्टडी होता है, तो प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, जितने भी गाइस कार्बन के कंपाउंड है, वो सारे कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस का जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सीधे सीधे किसी ने पूछा तो बोल देना व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलना ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ऐसी केमिस्ट्री को हम कहेंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बात को याद रखना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बता देना कार्बन कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड है उनकी स्टडी करना मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं है उनके अलावा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अलावा जितने सब्सटेंसेस है उनकी स्टडी का मतलब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। मतलब हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक
मतलब अदर देन कार्बन कंपाउंड भी हम कह सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज क्या है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम एटम्स को, मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन को, इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। उसके अलावा एनर्जीज रिलेटेड टू द मैटर्स, और उसके अलावा डायनामिक्स भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। डायनामिक के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, मैटर की मोशन, एनर्जी, ये सारी चीजों को हम भी उसके अंदर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायनामिक में मोस्टली हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो होता है हमारा थर्मोडायनामिक्स, जिस चैप्टर के अंदर हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर होगी या नहीं होगी, या फिर पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर किस तरीके से बिहेव करेगी, ये हम पढ़ते हैं डायनामिक्स के अंदर। तो बेसिकली किसी ने पूछा व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, बोलना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, एनर्जीज को स्टडी करते हैं मैटर की। उसके अलावा डायनामिक्स यानी कि गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर किस तरीके से सब्सटेंस, मैटर या रिएक्शन बिहेव करेगी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं गाइज। फिर इसके बाद आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसी ने पूछा तो बता देना भाई, नाम में सब कुछ दिया है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, तो केमिकल प्रोसेसेस का स्टडी करते हैं, जो कि विद इन एंड रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस तो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के विद इन है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, ऐसी प्रोसेसेस को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं गाइस। तो क्या बताएंगे हम एक बार फिर से बता देना, all the processes related to the living organisms, all the processes related to the living organism। लेकिन कौन सी all the processes, केमिकल की बायोलॉजिकल, भाई केमिकल। all the chemical processes related to the living organism और within the living organism जो है उनको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं गाइस। उसके बाद 5वें नंबर की आखिरी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम में ही सब कुछ दिया है। तो इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जाके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। किस लिए, अलग अलग मेथड्स परफॉर्म करने के लिए। वो मेथड किस लिए हम परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। अगर मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है तो उनको सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसकी क्वांटिटी पता करवाने के लिए। तो भाई किसी ने पूछा कि व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो सीधे तौर पर बता देना एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वेरियस मेथड्स परफॉर्म करने के लिए, और उन मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, तो अलग अलग सब्सटेंसेस को जो मिक्सचर के फॉर्म में उनको सेपरेट करते हैं, उन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर और नॉट, और उसके अलावा उसका अमाउंट पता करवाते हैं यानी कि उसकी क्वांटिटी पता करवाते हैं। तो गाइज ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी अगर आपसे किसी ने पूछा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो आप, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा बता देना थोड़ा सा पहले। उसके अंदर बता देना सबसे पहले कि हम पहले तो सर पढ़ेंगे केमिस्ट्री। उसने पूछा केमिस्ट्री क्या होता है, तो बोलना केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, और उसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो मैटर के अंदर आते हैं डिफरेंट कंडीशंस पर, उनको स्टडी करना मतलब आपकी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री 5 टाइप में क्लासीफाई होती है, जल्दी जल्दी बता देना कौन से वाले 5 टाइप है। बोलना पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल, चौथा बायोकेमिस्ट्री और 5वां एनालिटिकल केमिस्ट्री। बोलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंपाउंड को स्टडी करते हैं, मोस्टली उनकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं गाइस, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसके बाद एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। उसके अलावा एनर्जी एंड डायनामिक्स को पढ़ते हैं। फिर हमने कहा बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो ह्यूमन बींग से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से
जितने भी रिलेटेड केमिकल प्रोसेसेस है या विद इन द ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी केमिकल प्रोसेसेस है उनका स्टडी मतलब आपका बायोकेमिस्ट्री होता है गाइज, इसको याद रखना। फिर हमने पढ़ना है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके वेरियस मेथड्स परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को और क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उसका अमाउंट पता करवाते हैं। तो ये सारी चीजें गाइस हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बता दिया केमिस्ट्री का क्या होता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका मैटर वाला। अब जैसे आपके पास नए सिलेबस का अगर टेक्स्ट बुक होगा, स्टेट बोर्ड का नए सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है वो अगर आपके पास होगा, अगर आप उसको खोलेंगे तो पहले ही पेज पे आपको दिया हुआ है मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन वैसे तो आप 9-10 में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन गाइज मैंने पिछले सालों में कुछ ऐसा देखा है कि 9-10 तक के जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उतने 100% क्लियर नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आती है। इसलिए उसी क्लैरिटी को लाने के लिए मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी ध्यान देके बढ़िया से देख लो। सबसे पहले मैटर देखो क्या होता है। मैटर भाई वो नहीं होता जो ग्राउंड पे होता है, आपको अच्छे से मालूम है। मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो कह देना एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड एज मैटर। दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, कुछ भी, गैस, सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी जिसको मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है गाइज उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस, दूसरा वाला है मिक्सचर। हम नाम में दिया प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, दो चीजें आती है। पहला आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स और दूसरा आता है कंपाउंड। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, और कंपाउंड तो फर्दर क्लासीफाई नहीं होता है। और मिक्सचर के अंदर आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। गाइज ये है तो चार्ट काफी आसान छोटा सा, इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी है सारी आपको पता होगी। आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सारी चीजें आपको पता है। मैटर भी पता है, लेकिन डिटेल में शायद ही आपको पता होगी। तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो ऊपर लिखा हुआ था मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको चाहिए लिखना होगा तो लिख लेना, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सारी चीजें अच्छे से दी हुई, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइज मैं इसको मिटा देता हूँ, याद कर लो। लिख लेते तो भी अच्छा है, नहीं लिख लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन लिखते हैं तो अपने पास बाद में पढ़ने के लिए रहता है। चला भाई ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है। वो है हमारा मैटर। मैटर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे मैटर कहते हैं। मैटर सबसे पहला क्लासीफाई हो रहा है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। भाई देखो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर का मैं एग्जाम्पल अभी आपको बताऊंगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस देखो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई हो रहा है। अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, और किसी ने आपसे पूछा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है। अगर आपसे किसी ने पूछा तो क्या कहेंगे, बोलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर गोल्ड भी आता है, सिल्वर भी आता है, प्लेटिनम भी आता है, अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं। अब एलिमेंट बेसिकली क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान रखिए मेरे हाथ में ये जो रिंग है, ठीक है, ये वाली रिंग बनी हुई है गोल्ड से, ठीक है भाई, गोल्ड की बनी हुई रिंग है। अब ये गोल्ड की बनी हुई रिंग है, गोल्ड आपको पीरियोडिक टेबल में दिखता है यहाँ पर, ये देखो गोल्ड, मतलब ये जो मेरी रिंग है गोल्ड की, ये गोल्ड से बनी हुई है। एंड गोल्ड पीरियोडिक टेबल में, मतलब गोल्ड आपका एलिमेंट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिंग जो है एलिमेंट से बनी हुई है। कौन से एलिमेंट से, गोल्ड इस एलिमेंट से बनी हुई है। तो गोल्ड के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये गोल्ड इस एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। मान लो कि मेरे पास ये जो रिंग है ये प्योर गोल्ड से बनी हुई है, प्योर गोल्ड। अगर ये रिंग प्योर गोल्ड से बनी है तो इसका क्या मतलब है, ऐसे अगर मान लो आपकी रिंग है, ठीक है, जैसे भी रहेगी, या स्टोन वगैरह जो भी वॉटेवर, ये पूरा आपका गोल्ड का बना हुआ रिंग है और प्योर गोल्ड का बना हुआ है। अगर ये प्योर गोल्ड का है
तो इसका मतलब इसके अंदर गोल्ड के कई सारे एटम्स रहेंगे, क्योंकि गोल्ड इज अ मेटल और मेटल आपको अच्छे से मालूम है एटम से ही बनता है। मैं यहाँ AU ऐसा लिख रहा हूँ। AU का मतलब है कि एटम्स ऑफ गोल्ड। मान लो कि गोल्ड का मेरे पास ऐसा ये प्लेट है, गोल्ड का प्लेट, तो इसके अंदर AU यानी कि गोल्ड के करोड़ों एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा कि एलिमेंट क्या होता है तो बताना एलिमेंट एक आपका प्योर सब्सटेंस होता है। देखो एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस में आता है ना, तो कहना कि एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर मैं एलिमेंट को ब्रेक डाउन करूं, मतलब इसको मैंने दो हिस्सों में काटा, फिर इसको और काटा, फिर और काटा और काटा, कट कट कर करके एलिमेंट को कट 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 करके एकदम छोटा बना दिया। जब मैं एलिमेंट को कट करके एकदम छोटा बना दूंगा तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा एलिमेंट का वो रहेगा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, उसे मैं कहूंगा एटम। क्या कहूंगा भाई? एटम। एटम तो आपने पढ़ा होगा। स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है आपके एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है मेरा एटम। तो मेरे पास एलिमेंट कौन सा था भाई? गोल्ड। ये गोल्ड की मेरे पास प्लेट थी। गोल्ड की प्लेट को मैंने कट 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 करके ऐसे डिवाइड 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 करके एकदम छोटा छोटा बना दिया। एक टाइम इतना आया कि इतना वो छोटा हो गया कि अब मैं उसको कट नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ये एलिमेंट या मैटर कह दो। ये गोल्ड इज एलिमेंट और वो एलिमेंट मैटर भी है। तो गोल्ड आपका एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपके मैटर भी होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट कहो या फिर मैटर कहो, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और मैटर इज कॉल्ड एज एटम। उसे मैं क्या कहूंगा? एटम। अब देखना, इतनी बड़ी मेरे पास गोल्ड की प्लेट थी, उसको मैंने कट कट करके इसका छोटा सा पार्ट लिया, तो मैंने इसको एटम कहा। ऐसे कई सारे हजारों लाखों इसके अंदर एटम रहेंगे। AU का एटम और AU का एटम और AU का एटम और AU का। तो इतने सारे एटम अगर मैं एक साथ कंबाइन कर दूं तो ऐसी अगर मान लो प्लेट बन रही, मतलब एटम सारे कंबाइन कर दूं तो ऐसी, लेकिन सेम एटम, हाँ, अलग अलग एटम नहीं होनी चाहिए। गोल्ड के तो गोल्ड के एटम, नहीं तुम गोल्ड के और सिल्वर के एटम मिक्स करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर गोल्ड का एटम, गोल्ड का एटम, गोल्ड का एटम, गोल्ड 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 के मैंने मान लो हजारों लाखों करोड़ों एटम ले लिए और एक साथ कंबाइन कर दिए, तो ऐसी गोल्ड की प्लेट बनेगी। मतलब आपका क्या बन रहा है? एलिमेंट बन रहा है ना। तो क्या कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे एलिमेंट को, एटम को? कहेंगे एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के ही एटम होते हैं। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम होते हैं। जैसा कि ये गोल्ड एलिमेंट है, ये प्योर सब्सटेंस है और प्योर है इसलिए इसके अंदर एक ही टाइप के एटम है, यानी कि गोल्ड के ही एटम है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड था। मान लो कि मेरे पास 23 कैरेट, 22 कैरेट, ये कैरेट आपने सुना होगा ना, 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी ज्यादा होती है, 23 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी कम होती है, 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी और भी कम होती है। तो जैसा कैरेट कम कम होते जाता है वैसे प्योरिटी कम। 18 कैरेट तो और भी इम्प्योर होता है, तो जैसे कैरेट कम होता है उसकी प्योरिटी कम होती है, उसके अंदर कॉपर ज्यादा मात्रा में फिर मिलता है। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास 18 कैरेट गोल्ड है, तो या मान लो कि मैंने गोल्ड की प्लेट भी ले ली है ऐसे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर सिर्फ गोल्ड के ही एटम रहेंगे, क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड नहीं होता। और क्योंकि ये प्योर नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलाई गई है। तो गोल्ड में मोस्टली कॉपर या इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इसके अंदर कुछ एटम आपके कॉपर के भी रहेंगे। फिर मैं इसको एलिमेंट नहीं कह पाऊंगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? मिक्सचर। क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम के साथ साथ कॉपर के एटम भी वहां पर प्रेजेंट है, इसलिए वो इम्प्योर हो गया, और इम्प्योर हो गया इसलिए वो मिक्सचर हो गया, प्योर नहीं है। एलिमेंट हमारा क्या होता है? एलिमेंट हम देख रहे थे, मैटर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे जो कि प्योर सब्सटेंस में हो रहा है, जिसमें हम एलिमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। एलिमेंट बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के आइटम रहेंगे, जिसका एग्जांपल हमने लिया प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड जो है आपका एक ही सिर्फ गोल्ड के ही आइटम से बना हुआ है, और हमने कहा कि ये जो एलिमेंट गोल्ड है, मैंने गोल्ड का प्लेट ले लिया, ये आपको गोल्ड का प्लेट दिखाई दिया, तो भाई इस गोल्ड के प्लेट के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गरबों कितने भी गोल्ड के आइटम रहेंगे। मैं इसको अगर कट 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 करके छोटा 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 बना दूं तो मुझे एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा उसे मैं एटम कहूंगा, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। और ऐसे कई सारे करोड़ों आइटम अगर मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो फिर से मुझे बड़ा सा एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट जो होता है वो छोटे छोटे एटम से बनता है, और एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब एटम होता है। तो क्या कहना? दो चीज, एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब एटम,
और बहुत सारे आइटम्स कंबाइन कर देंगे एक साथ, एक ही टाइप के, बहुत सारे एक ही टाइप के आइटम अगर कंबाइन हो जाते हैं तो उससे एलिमेंट्स आपका फॉर्म हो जाता है, ऐसा हम कहेंगे। क्लियर है भाई? एलिमेंट के बाद अगला टॉपिक है तुमको कंपाउंड मिल रहा है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, वाटर ही ले लेते हैं। वाटर एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, H2O होता है। फिर आप बोलेंगे सर ये मिक्सर है क्या? नहीं है बाबा, ये मिक्सर नहीं है। मान लो एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने वाटर ले लिया, इतना बहुत सारा वाटर लिया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहेंगे इसके अंदर? H2O, 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 यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, गरबों, कई सारे एटम्स इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आपके प्रेजेंट रहेंगे। किसके मॉलिक्यूल है जरा बता सकते हैं क्या? ये H2O के मॉलिक्यूल आपको वहां पर गाइस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं कंटेनर के अंदर वाटर लेता हूँ या ग्लास के अंदर वाटर लेता हूँ, अगर वो प्योर वाटर है यानी कि डिस्टिल वाटर है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर है तो उसके अंदर सिर्फ H2O, 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 H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे। और प्योर कंपाउंड में से मैं सबसे छोटा पार्ट अगर ले लूँ, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट अगर ले लूँ, इसमें से स्मॉलेस्ट पार्ट क्या रहेगा? उसका मॉलिक्यूल। जैसे हमने प्योर एलिमेंट के लिए क्या कहा था कि प्योर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, भाई प्योर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब एटम होता है, वैसे ही प्योर कंपाउंड का, प्योर कंपाउंड है वाटर मेरा, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब मेरा क्या रहेगा भाई? मॉलिक्यूल रहेगा। प्योर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब मेरा क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। इस बात को याद रखना है गाइज हमने। फिर उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे प्योर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट लिया तो मॉलिक्यूल है, और ऐसे कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर मैं एक साथ कर दूं तो उससे मेरा ह्यूज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बनेगा। मतलब इसके अंदर कई सारे मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल ले लिए, ये मॉलिक्यूल इकट्ठा कर दूं तो मुझे बहुत सारा अमाउंट में कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कंपाउंड की और दूसरी चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंपाउंड के अंदर बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड के अंदर आपके डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, ये वाटर आपका कंपाउंड है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों एटम के फॉर्म में 2:1 की रेशो में कंबाइन हो गए, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये एटॉमिक रेशो में, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। तो जब भी आपका वाटर एक कंपाउंड दुनिया में आपको कहीं पर भी मिलेगा, कहीं पर भी मिले, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहीं पर भी दुनिया में मिले और किसी भी सोर्स से मिले, चाहे तुम उसको लेबोरेटरी में बनाओ या फिर रेन वाटर रहो कि जमीन के अंदर मिले, कहीं पर भी आपको दुनिया में अगर वाटर मिलता है तो उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा उसके मॉलिक्यूल में। तो कहना कंपाउंड जो होता है उसके अंदर एटम्स का एक दूसरे के साथ कंबाइन होने का जो रेशो है ये फिक्स्ड होता है। एटम हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:1 की रेशो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। ये हो गया आपका का रेशो भाई, एटम का रेशो। और मास का भी रेशो का फिक्स्ड होता है। इसके अंदर लगभग इसका 11.11% मास होता है और इसका 88.89% मास होता है, मतलब मास का रेशो भी फिक्स्ड होता है। तो कंपाउंड किसी ने पूछा क्या होता है, 3-4 चीजें उसके बारे में बोलना कंपाउंड जो होता है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसा कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में, एटॉमिक फिक्स रेशो में और मास के भी फिक्स रेशो में। तो क्या कहना हमने गाइस, एक बार बता देना। कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मतलब कितने, 2, 3, 4, कितने भी डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स्ड एटॉमिक रेशो में और फिक्स मास के रेशो में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं कंपाउंड। अगर कोई प्योर कंपाउंड है तो उसके अंदर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर मान लो मेरे पास वाटर, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर एक ही टाइप के H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। गाइज इस बात को याद रखना। फिर आता है आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। भाई एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब एटम होता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब मॉलिक्यूल होता है। इस बात को जहन में डाल दो, आपके हमेशा के लिए याद कर लो। क्या कहेंगे? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब एलिमेंट को कट करके अगर बहुत छोटा बना दूं, उसका छोटा सा पार्ट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का आइटम रहता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट हमेशा मॉलिक्यूल होता है।
एलिमेंट आपके तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। मेटल के अंदर मेटल का आइटम रहेगा जिसके अंदर आपका सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, उसके अलावा सिलिकॉन, जो भी है आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए हुए सारे नॉन मेटल्स ले लेंगे। और मेटलाइट्स के अंदर आपका बहुत सारे मेटलाइट्स इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर मोस्टली हम जर्मेनियम वगैरह देखते हैं। कई सारे मेटलाइट्स अपने को मालूम है। अब ध्यान से देखना, मेटल का अब एलिमेंट्स तीन टाइप में क्लासीफाई हो रहा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स के अंदर क्लासीफाई हो रहा है। जिसके अंदर एलिमेंट में मेटल आता, मेटल में आपके छोटे छोटे मेटल के आइटम से मेटल बना रहेगा, नॉन मेटल भी छोटे छोटे मेटल के आइटम से बना रहेगा, मेटलाइट्स भी मेटल के आइटम से बना रहेगा। तो हमेशा याद रखना, मेटल भी आइटम से बनता है एक ही टाइप के आइटम से अगर वो प्योर है तो, नॉन मेटल भी एक ही टाइप के आइटम से बनता है और मेटलाइट भी एक ही टाइप से। अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड मतलब Na सोडियम, गोल्ड मतलब Au के आइटम से बना रहेगा। अगर आपके पास नॉन मेटल कार्बन है तो कार्बन के आइटम से बना रहेगा। अगर आपके पास मेटलाइट जर्मेनियम वगैरह है तो वो एक ही टाइप के आइटम से बना हुआ रहेगा। उसके बाद कंपाउंड भी हो गया। इधर आ रहे मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है गाइस, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। गलत बोला मैंने, मिक्सचर दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट करना मुश्किल होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है आसानी से फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को केमिकल प्रोसेसेस मोस्टली अप्लाई की जाती है अलग करने के लिए और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेसेस की जरूरत नहीं होती है। होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस में कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाते। तो गाइज इसका एग्जांपल कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं, अल्कोहल इन वाटर। वाटर के अंदर अल्कोहल मिला या फिर अल्कोहल के अंदर वाटर मिला, दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जो दो सेपरेट लेयर नहीं बनाते, अच्छे से मिक्स होते हैं, सेपरेट लेयर नहीं बनाते हैं और जिनको हम आसानी से फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, जिनको अलग करने के लिए मोस्टली केमिकल प्रोसेस ही लगती है, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस अगर एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिए जाए, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, ऑयल इन वाटर। ऑयल एंड वाटर ले लेंगे तो दो सेपरेट लेयर बना देते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। उसके अलावा और एक एग्जांपल बताता हूँ, सैंड इन वाटर। अगर मैं सैंड को वाटर के अंदर मिला दूं तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, सैंड नीचे सेटल डाउन होता है या फ्लोट करते रहता है अगर वो लाइट वेटेड है तो, और वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। और उनको अलग करने के लिए हमें फिजिकल प्रोसेस ही काफ़ी है, हम आसानी से उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, हमें किसी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको अलग करने के लिए गाइस। तो ये था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारी चीज़ें गाइस आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर आपके पास वो टेक्स्ट बुक होगा जिसकी मैंने बात की, नए सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक आया हुआ है उसके अंदर देख लो, सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। बस इसको एक बार रिवाइज करके खत्म करते हैं इस वीडियो को। क्या कहा मैंने, मैटर का, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड एज अ मास, उसे हम मैटर कहते हैं जिसको स्पेस लगती है, और जो मास ऑक्युपाई, जिसको स्पेस लगती है ऑक्युपाई होने के लिए और जिसका मास होता है उसे मैटर कहते हैं। मैटर दो टाइप के, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल रहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एटम या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। प्योर सब्सटेंस जो है एलिमेंट एंड कंपाउंड में आपका सेपरेट होता है। एलिमेंट्स कहा दिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट जो होता है एक ही टाइप के एटम से बनता है अगर वो प्योर है तो। कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स्ड एटॉमिक रेशो में या फिक्स मास के रेशो में कंबाइन होते हैं तब आपका कंपाउंड बनता है। हमने क्या कहा था, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट मतलब एटम होता है एंड कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मतलब आपका मॉलिक्यूल होता है। अगर मैं एलिमेंट को कट करूं तो छोटे छोटे एटम मिलेंगे और कंपाउंड को मैं सेपरेट करूं तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा कर दूंगा तो बड़ा सा ह्यूज कंपाउंड का कंपोजिशन मिलेगा, और बहुत सारे एटम कंबाइन कर दूं एक ही टाइप के तो मुझे एलिमेंट का कंपोजिशन मिलेगा। और कंपाउंड का और दूसरा डेफिनेशन क्या था कि जब डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ फिक्स्ड एटॉमिक रेशो में या फिक्स मास के रेशो में कंबाइन होते हैं तब अपने को क्या मिल जाता है भाई,
तब अपने को मिलता है कंपाउंड। फिर उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल के अंदर क्या रहेगा, एक ही टाइप के एटम से बना रहेगा। मेटल आपके सिर्फ एटम से बनता है, नॉन मेटल भी एक ही टाइप के एटम से बनता है, एंड मेटलॉइड्स भी आपका एक ही टाइप के एटम से बनता है। फिर उसके बाद मिक्सचर आता है। मिक्सचर दो टाइप के, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया, जो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, आसानी से, जो सेपरेट नहीं होते, जिनको सेपरेट करने के लिए फिजिकल प्रोसेस काफी नहीं होती, केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और जिनको अलग करने के लिए हमें फिजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि जिसको अलग करने के लिए हमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस की ही जरूरत पड़ती है, केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, जो एक दूसरे के अंदर काफी अच्छे से मिक्स नहीं होते, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। गाइज यहाँ तक हमने सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया। नया चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।